Hello students, we are going to read about हिंदी आरोह पाठ पहला। मुंशी प्रेमचंद का लिखी हुई ये कहानी है नमक का दरोगा। और इसमें सबसे पहले जो एक सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वह एक कथन है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का क्या स्थान है, इसको लेकर कहा गया है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र है। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था धनपत राय था। जन्म सन 1880 लहमी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं उनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गमन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास था। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में थे। गुप्तधन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह। मृत्यु सन 1936। मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक कहानीकार के रूप में जाना जाता है और बहुत ज़बरदस्त इनकी कहानियाँ आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ी है। मैं बता दूं कि पंच परमेश्वर और ईदगाह ये 2 कहानियाँ मर्मस्पर्शी कहानियाँ थी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता, स्ट्रगल में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। जो मुंशी प्रेमचंद थे वो बड़े गरीब थे, अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी की, परंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की और अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। जीवन में जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। बहुत अब हम आ गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। देखिए, प्रेमचंद के पूर्व का युग, प्रेमचंद के समय का युग और प्रेमचंद के बाद वाला युग। इस तरीके से 3 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः तो प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। एक्चुअली में इसके पहले जितने भी रचनाकार थे वो सब कपोल कल्पनाओं में रहते थे। रोमानियत, प्रेम, श्रृंगार में डूबे हुए और कल्पना में डूबे हुए उपन्यास और कहानी लिखते थे, किंतु इन्होंने उससे निकालकर यथार्थ की ज़मीन, जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, उसको लेके किस्सा गोई की। यथार्थ की ज़मीन से जोड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रखकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति रूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, सहयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। देखिए, उन्होंने आइडियलिज़म की बात की, आइडियलिज़म रियलिस्टिक होने की बात की, और वहीं पर उन्होंने रिव्यू और जो है रिव्यू के साथ ये रियलिस्टिक की बात की।
और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं की उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं को और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है। ये कहानी भी जो नमक का दरोगा है उसे भी हम पढ़ेंगे तो वो आदर्शवाद और जो समाज के ऊपर जो उनका व्यंग था वो व्यंग अंत में जाके आदर्शवाद पर तब्दील होता है। और इसके बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवाद प्रवृत्ति कम हो गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूष की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। जाति प्रथा की अमानवीयता को उजागर करने वाली कई कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी। सदगति, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। दूध का दाम भी इन्हीं कहानियों में से एक है। इस कहानी में समाज का जो चित्र उभरता है वह 70-80 साल पहले का है। इसके बावजूद वो पुराना मालूम नहीं होता। जाति प्रथा की ऊंच नीच और छुआछूत के मामले में हालात कुछ बदले जरूर हैं, पर फर्क इतना ज़्यादा नहीं आया है कि ऐसी कहानियाँ इतिहास का अध्याय जान पड़ने लगे। दूध का दाम में प्रेमचंद किसी एक कोण से जाति प्रथा की आलोचना नहीं करते। कहानी को पढ़ते हुए उन एकाधिक कोणों को देखना समझना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ प्रेमचंद की उस कला पर भी गौर किया जाना चाहिए जिसके चलते वे नाजुक मुद्दों को उठाते हुए भी पाठक के अंदर उत्तेजना पैदा करने की बजाय संवेदना जगाने का काम करते हैं।